एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री बुक डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। अगर आप में से किसी ने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है, देन यू कैन वॉच माई एक्सप्लेनेशन वीडियो टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। आप मेरे वीडियोस को देखकर इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैंने हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है इन अ वेरी डिटेल वे, जितना ज़्यादा ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में हो सके। साथ ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैप के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यू कैन गेट द लिंक ऑफ माई वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एल्स यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच द वीडियो। बट अगर इन केस आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सको, देन डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आधा से ज़्यादा चैप्टर समझ में आ जाएगा। नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज What do you mean by colonies? Colonies से आप क्या समझते हैं? The answer is from the 18th century, areas of South America, Central America, North America, South Africa, Australia and New Zealand came to be settled by immigrants from Europe. यानी कि 18th सेंचुरी के बाद से साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के एरियाज में यूरोप के इमिग्रेंट्स सेटल होने के लिए आ रहे थे। इमिग्रेंट्स का मतलब मैंने जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था कि इमिग्रेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जो कि अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में रहने जाते हैं, सेटल होने जाते हैं। यूरोप के इमिग्रेंट्स यानी कि यूरोप के जो निवासी थे वो लोग यूरोप को छोड़कर इन सारे एरियाज में सेटल होने के लिए आ रहे थे फ्रॉम द 18th सेंचुरी के बाद से। This led to many of the native peoples being pushed out into other areas. जब यूरोप के इमिग्रेंट्स, यूरोप के निवासी इन सारे एरियाज में सेटल होने के लिए आ रहे थे, ये सारे एरियाज खाली तो नहीं पड़े हुए थे, इन सारे एरियाज में भी लोग थे। इन सारे एरियाज में जो लोग थे उनको नेटिव पीपल कहा जाता है, यानी कि मूल निवासी। नेटिव पीपल को ही इंडिजीनियस पीपल भी कहा जाता है। इन सारे एरियाज के जो मूल निवासी थे वो लोग यहाँ पे रहते थे, बट अब जब यूरोप के इमिग्रेंट्स इन सारे एरियाज में सेटल होने के लिए आ रहे थे, देन इन सारे एरियाज के नेटिव्स पीपल को दूसरे एरियाज में पुश आउट कर दिया गया, यानी कि इन सारे एरियाज के नेटिव्स पीपल को, मूल निवासियों को दूसरे एरियाज में जाना पड़ा। द यूरोपियन सेटलमेंट्स वेर कॉल्ड कॉलोनीज। यूरोप के लोगों का जो ये सेटलमेंट था, वो लोग सेटल हो रहे थे इन सारे न्यू एरियाज में, इसी को कॉलोनीज कहा गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डू वी केम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नेटिव अमेरिकन? हमें नेटिव अमेरिकन के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में कैसे पता लगा? नेटिव अमेरिकन कौन है? एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि नेटिव अमेरिकन किन लोगों को कहा जाता है। नेटिव का मतलब मैंने आपको अभी समझाया, मूल निवासी, एंड अमेरिकन यानी कि अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव लोग थे, जो मूल निवासी थे, उनको नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। द क्वेश्चन इज दैट हमें नेटिव अमेरिकन के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में कैसे पता लगा? द आंसर इज टिल द मिडिल ऑफ द 20th century, American and Australian history textbook used to describe how Europeans discovered the Americas and Australia. यानी कि 20th सेंचुरी के मिडिल तक अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक होते थे, उन सारे टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्राइब किया गया था कि यूरोपियंस ने कैसे अमेरिका को एंड ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया, यानी कि यूरोप के लोगों ने कैसे अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया की खोज की, कैसे उन्होंने अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। ये चीज़ें ही बस अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में लिखे हुए थे। दे हार्डली मेंशन द नेटिव पीपल एक्सेप्ट टू सजेस्ट दैट
दे वेर हॉस्टाइल टू यूरोपियंस, यानी कि इन सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक में हार्डली मेंशन किया गया था नेटिव पीपल के बारे में, यानी कि बहुत ही मुश्किल से नेटिव लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा था। बस एक ही चीज़ उनके बारे में बता रखा था कि जो नेटिव पीपल है वो लोग यूरोपियंस के प्रति बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली थे जब वो लोग यूरोपियन से मिलते हैं। सो हमें अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक को पढ़ के ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है नेटिव पीपल के बारे में। These people were however studied by anthropologists in America from the 1840s, यानी कि 1840s के टाइम पीरियड के बाद से इन लोगों के बारे में, यानी कि अमेरिका के नेटिव लोगों के बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, अमेरिका के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पढ़ना चालू किया। एंड फिर हमें उसी के थ्रू, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो भी स्टडी किया नेटिव पीपल के बारे में, हमें उसी के थ्रू नेटिव पीपल के बारे में पता चला, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चला। Much later, from the 1960s, the native people were encouraged to write their own histories or to dictate them, यानी कि और later, यानी कि और फिर बहुत बाद में, करीब 1960s के टाइम पीरियड के अराउंड, जो बचे कुचे नेटिव पीपल थे जो अमेरिका में रहते थे, उन लोगों को इनकरेज किया गया, यानी कि उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो लोग अपने हिस्ट्रीज के बारे में खुद लिखे या फिर उसको डिक्टेट करे। उनका क्या हिस्ट्री था, उनके पूर्वज के बारे में, कैसे वो लोग रहते थे, इन सब के बारे में नेटिव्स लोगों को इंस्पायर किया गया, इनकरेज किया गया कि आप खुद अपने हिस्ट्री के बारे में लिखो। एंड फिर उन हिस्ट्री को देख के हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, उन हिस्ट्रीज को पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द नेटिव पीपल। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेटिव अमेरिकन किन लोगों को कहा जाता है एंड हमें नेटिव अमेरिकन के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है। इनफैक्ट अमेरिका में आज बहुत सारे स्पेशल म्यूजियम्स भी है जिसके थ्रू भी, जिसको देखकर भी, जो भी आर्ट गैलरीज है म्यूजियम में, उनके थ्रू भी हमें नेटिव लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द यूरोपियंस कॉलोनाइज साउथ एशियन कंट्रीज, यानी कि यूरोपियंस ने कैसे साउथ एशियन कंट्रीज को, यानी कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, इन सारी कंट्रीज को कैसे कॉलोनाइज किया, कैसे इन सारी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया। सो द आंसर इज, in South Asia, trading companies like the East India Company made themselves into political powers, defeated local rulers and annexed their territories। यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज में यूरोपियंस ने क्या किया, सबसे पहले तो वो लोग व्यापार के पर्पस से, ट्रेड के पर्पस से इन सारे कंट्रीज में आते हैं। एंड फिर जब वो साउथ एशियन कंट्रीज में पहुंचते हैं, देन कुछ ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में भी आई थी, सो ये जो ट्रेडिंग कंपनीज है सबसे पहले तो साउथ एशियन कंट्रीज में जाती है एंड फिर ये जो कंपनी है वो अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टेबलाइज कर देती है साउथ एशियन कंट्रीज में। एंड फिर आसपास के जो लोकल रूलर्स थे उनको डिफीट कर देते हैं, उनको हरा देते हैं एंड उनके टेरिटरीज को एनेक्स्ट कर लेते हैं, उनके टेरिटरीज पर कब्जा कर लेते हैं, कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं। सो इसी प्रोसेस के थ्रू वो साउथ एशियन कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना लेते हैं एंड उनका जो एक मेन हथियार था रूल करने का वो था डिवाइड एंड रूल, यानी कि एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काओ, सभी पावर को, बिग पावर को डिवाइड करो एंड फिर उसके बाद रूल करो। सो ये उनका एक मेन मेथड था रूल करने का एंड इसी मेथड के थ्रू उन्होंने इंडिया में भी रूल किया। दे रिटेन द ओल्डर वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम लैंड ओनर्स, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, सो इन सारे देशों में जो ओल्डर यानी कि पुराना वेल डेवलप्ड एक जो विकसित एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि राज्य को चलाने के लिए, स्टेट को रन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सो पुराना जो वेल डेवलप्ड एक बहुत ही विकसित एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यूरोपियंस रिटेन करते हैं, यानी कि कंटिन्यू रखते हैं एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम लैंड ओनर्स। एंड दूसरे लोकल राजाओं की तरह यूरोपियंस भी लैंड ओनर्स से टैक्स कलेक्ट करते थे ताकि वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करवा सके।
Later they built railways to make trade easier, excavated mines and stabilized big plantation. And फिर जब वो पूरे साउथ एशियन कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना लेते हैं, उसके बाद वो रेलवे बिल्ड करते हैं, रेलवे इंट्रोड्यूस करते हैं इन सारी कंट्रीज में ताकि ट्रेड ईजियर हो जाए, आसानी से ट्रेड हो सके. फिर इन सारी कंट्रीज में जो माइंस थे उनको भी एक्सकेवेट करते हैं एंड फिर बिग प्लांटेशन भी स्टेबलाइज करते हैं. सो इतना सारा चीज़ जो ये यूरोपियंस कर रहे थे साउथ एशियन कंट्रीज में, सो आप ये मत समझिएगा कि ये लोग साउथ एशियन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, नहीं, बल्कि ये लोग अपने कंट्रीज को डेवलप करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे. भले ही वो इन सारी कंट्रीज में रेलवे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, माइंस एक्सकेवेट कर रहे थे, बट उनका जो मेन पर्पस था वो अपने कंट्रीज का डेवलपमेंट था. वो लोग यहाँ पे रेलवे इंट्रोड्यूस कर रहे थे ताकि यहाँ के जो गुड्स है, यहाँ के जो रिसोर्सेस है उसको ईजिली अपने देश पे ले जा सके. यहाँ के मिनरल्स को एक्सकेवेट कर रहे थे, यहाँ के माइंस को एक्सकेवेट कर रहे थे ताकि यहाँ के जो रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, उसको अपने देश में ले जाए. सो ऐसे करके वो लोग अपना देश का डेवलपमेंट कर रहे थे साउथ एशियन कंट्रीज के रिसोर्सेज को लेकर. So with this, question number 3 is also completed. Now let's move to our next question, which is question number 4. Mention the uses of the term settler. Settler ये जो term है, इस term का use किन के लिए किया जाता था? So the answer is the word settler is used for the Dutch in South Africa, the British in Ireland, the New Zealand and Australia and the Europeans in America. यानी कि ये जो word है, जो term है settler, so ये basically South Africa में Dutch के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए यूज़ किया जाता था एंड अमेरिका में यूरोपियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है? The continent of North America extend from the Arctic Circle to the Tropic of Cancer, from the Pacific to the Atlantic Ocean. यानी कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका को मैप में देखेंगे, द नॉर्थ अमेरिका आर्टिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक फैला हुआ है एंड पैसिफिक ओशियन से लेकर अटलांटिक ओशियन तक फैला हुआ है. वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ रॉकी माउंटेन्स इज द डेजर्ट ऑफ एरिजोना एंड नेवाडा. यानी कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में आपको रॉकी माउंटेन्स का चेन देखने को मिलेगा एंड फिर रॉकी माउंटेन्स के चेन के वेस्टर्न साइड में आपको दो डेजर्ट देखने को मिलेगा, डेजर्ट ऑफ एरिजोना एंड डेजर्ट ऑफ नेवाडा. Still further west, the Sierra Nevada mountains. To the east, the Great Plains, the Great Lake, the Valley of Mississippi and the Ohio, the Appalachian Mountains. यानी कि और अगर आप फर्दर वेस्ट की तरफ जाएंगे देन आपको सियरा नेवाडा माउंटेन्स देखने को मिलेगा एंड अगर आप नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में देखेंगे देन आपको ग्रेट प्लेन्स देखने को मिलेगा, ग्रेट लेक्स देखने को मिलेगा, मिसिसिपी रिवर का वैलीज देखने को मिलेगा, ओहियो जो रिवर है वो देखने को मिलेगा एंड एपलेचियन माउंटेन्स देखने को मिलेगा. एंड अगर आप नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में देखेंगे देन आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा साउथ में. सो अगर आप नॉर्थ अमेरिका के जियोग्राफिकल लोकेशन को और भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप, देन ये जो लिंक आपको दिख रहा है आई बटन में, आप इसको क्लिक कीजिए. एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने मैप के हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से नॉर्थ अमेरिका का जियोग्राफिकल लोकेशन समझाया है. सो अगर आप चाहे तो इस वीडियो को देख के आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट question, which is question number 6. How did the earliest inhabitants came to North America? यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि जो सबसे पहले जो मूल निवासी थे जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, जो सबसे ओल्डेस्ट निवासी थे, वो लोग नॉर्थ अमेरिका कैसे पहुंचे थे? So the answer is the earliest inhabitants of North America came from Asia over 30,000 years ago on a land bridge across the Bering Strait, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south. यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे, जो वहाँ के सबसे ओल्डेस्ट निवासी थे, वो लोग बेसिकली एशिया कॉन्टिनेंट से नॉर्थ अमेरिका पहुँचे थे करीब 30,000 ईयर्स अगो पहले एक लैंड ब्रिज से होते हुए जो कि बेरिंग स्ट्रीट में है. एंड फिर जब लास्ट आइस एज चल रहा था करीब 10,000 ईयर्स अगो पहले, देन उस टाइम पीरियड में वो लोग फिर फर्दर साउथ की तरफ मूव करते हैं एंड फिर वो लोग नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका पहुंचते हैं.
The population started to increase about 5,000 years ago when the climate became more stable. यानी कि नॉर्थ अमेरिका के इनहेबिटेंट्स का जो पॉपुलेशन था वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है करीब 5,000 ईयर्स अगो से, जब वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा स्टेबल हो जाता है। यानी कि जब लास्ट आइस एज खत्म होता है एंड जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, जो वेदर था, जो मौसम था, वो थोड़ा स्थायी हो जाता है, थोड़ा स्टेबल हो जाता है। उसके बाद से अमेरिका के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो एशिया से आए थे, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आपको इस टॉपिक को भी और भी अच्छे से समझना है विद द हेल्प ऑफ मैप के थ्रू मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि बेरिंग स्ट्रीट कहाँ पे है, कैसे एशिया से जो इनहेबिटेंट्स थे वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचते हैं एंड कैसे फिर फर्दर वो साउथ की तरफ जाते हैं। इसको भी अगर आप विद द हेल्प ऑफ मैप समझना चाहते हैं देन आई बटन में जो आपको लिंक दिख रहा है, प्लीज उस लिंक को क्लिक कीजिए। एंड नॉर्थ अमेरिका वाले टॉपिक में जो नेटिव पीपल का टॉपिक था उसमें मैंने ये जो लाइन है इसको समझाया है। सो आप लिंक को क्लिक करके उसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव पीपल थे, जो मूल निवासी थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनके बारे में हमें लिखना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दे लिव्ड इन बैंड्स इन विलेजेस अलॉन्ग रिवर वैलीज। यानी कि ये जो नेटिव पीपल थे नॉर्थ अमेरिका के, ये लोग बैंड्स में रहते थे, यानी कि ग्रुप्स में रहते थे, टोलियों में रहते थे अक्रॉस द रिवर वैलीज। विलेजेस में रहते थे, गांव में रहते थे, जो कि रिवर वैलीज के सामने बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट they also practice agriculture and grew crops and vegetables। यानी कि नेटिव पीपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, खेती करते थे एंड वो लोग डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स उगाते थे। थर्ड पॉइंट इज दैट दे ईट फिश एंड मीट। यानी कि वो लोग मछली खाते थे एंड मीट यानी कि मांस खाते थे जानवरों का। To get quality meat, they also went on to long journeys in its search। यानी कि और अच्छी क्वालिटी का मीट पाने के लिए कभी कभार वो लोग लॉन्ग जर्नीज करते थे, यानी कि बहुत ही लंबी यात्रा करते थे, सफ़र करते थे मीट की तलाश में। फोर्थ पॉइंट इज दैट दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। यानी कि वो लोग लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे। जितना ज़्यादा उनका ज़रूरत होता था उतना ही उसी के हिसाब से वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। वो लोग बेचने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट दे वे नॉट ग्रीडी। यानी कि वो लोग लालची नहीं थे, वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं थे। दे ओनली किल्ड एज मेनी एनिमल्स एज दे रिक्वायर्ड फॉर फूड। यानी कि वो लोग बस उतने ही एनिमल्स को किल करते थे, मारते थे, जितना कि उन लोगों को रिक्वायर होता था, जितना कि उन लोगों को नीड होता था फूड के लिए, यानी कि खाने के लिए। सो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर आप चाहो या ना चाहो, बट अगर आप मूल निवासी हो, ट्राइब्स में रहते हो, देन मेन सोर्स ऑफ फूड मेनली एनिमल्स का मीट ही होता है। बट ये लोग इतना ग्रीडी नहीं थे, जितना एनिमल्स का मीट उन्हें चाहिए होता था, जितना वो लोग खा सकते थे, बस उतने ही एनिमल्स को मारते थे अपना शौक पूरा करने के लिए या फिर उत्साह के लिए, मजे के लिए वो लोग एनिमल्स का शिकार नहीं करते थे। सो विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया, विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हम लोग नेटिव पीपल के बारे में जाने, नेटिव पीपल के लाइफस्टाइल के बारे में जाने। मेनली हमारा ये जो चैप्टर है इसमें 2 कंटिनेंट के बारे में ही बता रखा है, एक नॉर्थ अमेरिका एंड दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा छोटा है, सो मेनली इस पूरे चैप्टर में नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। सो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिसमें और ज़्यादा डिटेल वे में मैंने नेटिव लोगों के बारे में बताया है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। राइट 3 पॉइंट्स अबाउट द लाइफ ऑफ नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव पीपल रहते थे, जो मूल निवासी रहते थे, उनके लाइफ यानी कि उनके जीवन के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स लिखना है। सो क्वेश्चन में बेसिकली 3 पॉइंट्स पूछा गया है, बट मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आए। सो पहला पॉइंट है दे स्पोक वेरियस लैंग्वेजेस। यानी कि अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते थे, बहुत सारे भाषाएं बोलते थे, बट उन भाषाओं को कभी भी उन्होंने लिखा नहीं, कभी भी रोट डाउन नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे बिलीव दैट टाइम मूव्ड इन साइकिल। सो नेटिव पीपल का मानना था कि जो वक्त है, जो टाइम है, वो साइकिल की तरह मूव करता रहता है। थर्ड पॉइंट इज दैट
दे कुड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट्स एंड डिफरेंट लैंडस्केप, यानी कि नेटिव पीपल के पास ये स्किल था कि वो लोग क्लाइमेट को, मौसम को, वेदर को और लैंडस्केप को, यानी कि लैंड के एरिया को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते थे। जैसे कि एक लिटरेट पर्सन रिटन टेक्स्ट को रीड करता है, उसी तरह जो नेटिव पीपल थे वो लोग क्लाइमेट को एंड लैंडस्केप को रीड कर सकते थे। Fourth point is that these people were skilled crafts people. They also owe beautiful textile, यानी कि ये जो नेटिव पीपल थे नॉर्थ अमेरिका के, ये लोग स्किल्ड क्राफ्ट पीपल थे, यानी कि क्राफ्ट वर्किंग जो है ये उनको बहुत अच्छी तरह से आता था। साथ ही वो लोग बहुत ही खूबसूरत टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र या फिर कपड़ा, सो बहुत ही अच्छी अच्छी बुनाई करते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र की बुनाई करते थे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट दे मेड फॉर्मल अलायंसेस एंड फ्रेंडशिप। सो नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव पीपल थे उनका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था उनके ट्रेडिशन का कि वो लोग अलायंसेस बनाते थे, यानी कि वो लोग यूनाइट रहते थे, बॉन्ड बनाते थे लोगों के साथ एंड फ्रेंडशिप करते थे, यानी कि मित्रता करते थे। साथ ही वो लोग गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते थे, दोस्ती में एक दूसरे को गिफ्ट्स भी दिया करते थे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9. What are the various terms used to describe the native peoples of New World? New World के native people यानी कि मूल निवासियों के लिए कौन से टर्म यूज किए जाते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए? So the answer is the various terms used for the native peoples of New World are Aborigine, American Indian, First Nation people, Indigenous people, Native Americans and Red Indians. So बहुत सारे टर्म यूज किए जाते थे नेटिव पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि अब ऑरिजिन, अमेरिकन इंडियन, फर्स्ट नेशन पीपल, इंडिजीनियस पीपल, नेटिव अमेरिकन्स एंड रेड इंडियंस। सो इसके बारे में अगर आपको और जानना है कि अब ऑरिजिन का मतलब क्या होता है एंड फर्स्ट नेशन पीपल किनको कहा जाता है, मेनली ये सारे टर्म नेटिव लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे बट अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जगहों के। सो इसको और ज़्यादा डिटेल वे में अगर आपको जानना है देन ये जो चैप्टर है इसका एक टॉपिक है इनकाउंटर विथ यूरोपियन। सो उस टॉपिक में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो जो लिंक गिवन है आई बटन में उसको क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10. Describe the experience of the European traders when they meet with the native people of North America. यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जो यूरोपियन व्यापारी थे, जब वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचते हैं देन उनका कैसा एक्सपीरियंस होता है जब वो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल यानी कि मूल निवासियों के साथ मिलते हैं। So the answer is, in the 17th century, the European traders who reached the north coast of North America after a difficult 2-month voyage were relieved to find the native peoples friendly and welcoming. यानी कि 17th century के दौरान जो यूरोपियन ट्रेडर्स है, जो यूरोप के व्यापारी है, वो लोग यात्रा करते हैं, जल यात्रा करते हैं, यानी कि समुद्र के रास्तों से यात्रा करते हैं, वॉयज करते हैं। सो जब वो लोग नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट में पहुंचते हैं आफ्टर अ डिफिकल्ट 2-month वॉयज, यानी कि 2 महीने के बहुत ही कठिन वॉयज के बाद, समुद्री यात्रा करने के बाद वो लोग नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट में पहुंचते हैं। एंड जब वो लोग नॉर्थ कोस्ट में पहुंचते हैं एंड जब वो लोग नेटिव लोगों से मिलते हैं देन वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं कि नेटिव पीपल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा मित्रता वाला नेचर है उन लोगों का एंड बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, यानी कि वो लोग यूरोपियंस का स्वागत कर रहे थे। सो ये देखकर यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ उन्हें, क्योंकि इतने लंबे वॉयज के बाद अगर उन्हें नेटिव लोगों के साथ युद्ध करना पड़ता देन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता यूरोपियंस के लिए। सो उन्हें अच्छा लगा कि इतने मतलब कि हार्ड वॉयज के बाद उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला कि नेटिव पीपल जो है वो लोग उनसे फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। दिस एडवेंचरर्स came to trade in fish and fur, in which they got the willing help of the natives who were expert at hunting. यानी कि ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ये नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे फिश एंड फर का, एंड इनको इस काम के लिए विलिंग हेल्प मिला नेटिव पीपल का, यानी कि नेटिव पीपल ने अपनी इच्छा से, अपने विल से यूरोपियंस की मदद की एंड वो लोग तो एक्सपर्ट थे हंटिंग में, क्योंकि वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग से ही अपना जो लाइफ है वो बिताते थे। द नेटिव पीपल तो हंटिंग में एक्सपर्ट थे, सो उन्होंने हंटिंग करके हेल्प किया यूरोपियंस का एंड नेटिव लोगों ने यूरोपियंस को बहुत सारे फिश को हंट करके दिए एंड बहुत सारे एनिमल्स के फर भी दिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 10th क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11.
What are the things given by the European to the natives in exchange for their local product? यानी कि कौन सी वो चीज थी, कौन सी वो वस्तुएं थी जो कि यूरोपियन नेटिव लोगों को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि नेटिव लोगों ने भी अपना जो लोकल प्रोडक्ट था वो सारे लोकल प्रोडक्ट को यूरोपियंस को दिया था। सो यूरोपियन ने एक्सचेंज में यानी कि बदले में, लोकल प्रोडक्ट्स के बदले में नेटिव लोगों को क्या दिया? So the answer is, in exchange for local products, the Europeans gave the native blankets, iron vessel, guns, which was a useful supplement for bows and arrows to kill animals, and alcohol. यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स के बदले में यूरोपियंस ने नेटिव लोगों को ब्लैंकेट्स दिए यानी कि चद्दर दिए, आयरन वेजल्स दिए यानी कि लोहे के बर्तन दिए, वेजल्स दिए, गन प्रोवाइड किया यानी कि बंदूक, जो कि एक यूजफुल सप्लीमेंट था बोज एंड एरोज का। यानी कि नेटिव लोग मेनली बोज एंड एरोज यानी कि तीर धनुष का इस्तेमाल करते थे एनिमल्स को किल करने के लिए। सो गन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि गन से वो लोग इजीली एनिमल्स को किल कर सकते थे। साथ ही उन्होंने नेटिव लोगों को अल्कोहल भी प्रोवाइड किया यानी कि मदिरा भी, शराब भी प्रोवाइड किया। एंड अल्कोहल से तो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी हो गए थे नेटिव लोग यानी कि उनको लत लग गया था अल्कोहल का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Why did the Europeans consider the native of America as uncivilized? So ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपियंस ने क्यों अमेरिका के नेटिव लोगों को, मूल निवासियों को अनसिविलाइज्ड कहा है यानी कि असभ्य कहा है। सो आंसर ये है, in the 18th century, Western Europeans defined civilized people in terms of literacy and organized religion and urbanism. यानी कि 18th सेंचुरी के दौरान जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे यानी कि यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में रहने वाले जो यूरोपियंस थे, उन्होंने सिविलाइज्ड पीपल को डिफाइन किया यानी कि सभ्य लोग किन लोगों को कहा जाता है, सभ्य की परिभाषा दी उन्होंने, सभ्य को डिफाइन किया। उनके अकॉर्डिंग जो सभ्य लोग हैं वो लोग लिटरेट होना चाहिए, उनका जो रिलीजन है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एंड वो लोग अर्बनाइज को फॉलो करने वाले लोग होना चाहिए। यानी कि उन्होंने सिविलाइज्ड को मेनली लिटरेसी, ऑर्गेनाइज रिलीजन एंड अर्बनिज्म के टर्म में डिफाइन किया। यानी कि उनके अकॉर्डिंग वे लोग जो कि लिटरेट हो, जिनको पढ़ना लिखना आता हो, जो लोग शिक्षित होते हैं, जिनका रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड होता है यानी कि जिनका जो धर्म है वो एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन फॉलो करता है, साथ ही अर्बनिज्म यानी कि शहरीकरण, वो व्यक्ति जो कि सिटी लाइफ के कैरेक्टर को शो करता है। सो वेस्टर्न यूरोपियंस के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो इन सारे तीनों टर्म को जो सेटिस्फाई करता है, सो इन तीनों टर्म को सेटिस्फाई करने वाले व्यक्ति को हम लोग सिविलाइज्ड पीपल कह सकते हैं, सभ्य पीपल कह सकते हैं। To them, the natives of America appeared uncivilized. उनके अकॉर्डिंग अमेरिका के नेटिव लोग अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, क्योंकि वो लोग इन तीनों टर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। ना ही वो लोग लिटरेट है, ना ही उनका रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड है, और ना ही वो लोग अर्बनाइज सिटी में रहते हैं, वहाँ पे शहर नहीं है, वो लोग सिटी लाइफ के कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। सो इसीलिए यूरोपियंस ने अमेरिका के नेटिव लोगों को अनसिविलाइज्ड कहा है। The Europeans believed that literacy and urbanization are the basis of a civilized society. Europeans के according literacy और urbanization जो है वो civilized society का basis होता है, base होता है। The natives of America lacked all these, that's why they considered them uncivilized. यानी कि अमेरिका के जो नेटिव्स है, जो मूल निवासी है, उन लोगों में यूरोपियंस को ये सारी क्वालिटीज नहीं दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका के नेटिव लोगों को अनसिविलाइज्ड कहा है, असभ्य कहा है। इनफैक्ट नेटिव लोगों के लिए कुछ फेमस टर्म भी यूज किए जाते थे, जैसे कि नोबल सैवेज यानी कि असभ्य मनुष्य। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 13. What were the reason behind the large scale migration of people from England, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड एंड इटाली? यानी कि क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से लार्ज स्केल में माइग्रेशन हो रहा था? माइग्रेशन यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, उसको कहते हैं माइग्रेशन। सो क्या वो रीजन थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड एंड इटाली के लोग दूसरे कंट्रीज में रहने के लिए जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, दूसरा कंट्री यानी कि नॉर्थ अमेरिका में रहने के लिए जा रहे थे?
कोई भी व्यक्ति अपने देश को छोड़कर आसानी से नहीं जाना चाहेगा। सबका एक मोह माया होता है अपने देश के प्रति, एक सिटीजनशिप का भावना होता है अपने देश के प्रति। बट क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से इतना लार्ज स्केल में माइग्रेशन हो रहा था? इन सारी कंट्रीज के लोग अपने ही कंट्री को छोड़कर जा रहे थे। बहुत सारे रीजन है, जैसे कि पहला रीजन है, फ्रॉम द 17th century there were groups of Europeans who were being persecuted because they were of a different sect of Christianity. Many of them left Europe and went to America to begin a new life. यानी कि 17th century की बाद से यूरोपियंस के ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। क्यों अत्याचार होता था? क्योंकि वो लोग क्रिश्चियनिटी के एक दूसरे सेक्ट से बिलोंग करते थे। क्रिश्चियनिटी का एक दूसरा रिलीजियस ग्रुप था जिसको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। बेसिकली कुछ जो यूरोपियंस ग्रुप थे वो लोग दूसरे सेक्ट से, प्रोटेस्टेंट सेक्ट से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत ट्रीटमेंट होता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यूरोप के लोग जो है वो बेसिकली अपने देश को छोड़कर नॉर्थ अमेरिका में रहने के लिए जा रहे थे। Many of them left Europe, यानी कि बहुत सारे लोगों ने यूरोप को छोड़ दिया, and went to America to begin a new life, and वो लोग अमेरिका चले जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका चले जाते हैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए। ये था पहला रीज़न, पहला पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट some of the migrants from Britain and France were younger sons who could not inherit their father's property and therefore were eager to own land in America। यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस के जो कुछ माइग्रेंट्स थे, जो कुछ लोग थे जो कि अपने देश को छोड़ के अमेरिका जा रहे थे, वो जो लोग थे वो बेसिकली अपने फैमिली के यंगर सन थे, यानी कि छोटे बेटे थे। एंड मे बी छोटे बेटे होने के कारण जो फादर्स की प्रॉपर्टी उन्हें मिलनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी उन्हें इनहेरिट करनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिला। ये एक दूसरा रीज़न था, दूसरा फैक्टर था जिसकी वजह से लोग यूरोप को छोड़ के जा रहे थे। ये लोग बहुत ज़्यादा एगर थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे अमेरिका में खुद का लैंड पाने के लिए। इसीलिए वो लोग अपने देश को छोड़ के अमेरिका चले जा रहे थे, क्योंकि उनको अपने देश में अपना खुद का लैंड नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अमेरिका चले जाते हैं अपना खुद का लैंड पाने के लिए। इनफैक्ट इन लोगों को बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम प्राइस में अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लैंड मिल रहा था। इसके कारण वो लोग अमेरिका चले जाते हैं अपने देश को छोड़ के। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन एंड इटली हैड लॉस्ट देयर लैंड्स टू बिग फार्मर्स एंड वांटेड फार्म्स दे कुड ओन। यानी कि कुछ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बता रखा है, जैसे कि जर्मनी, स्वीडन एंड इटली। इन सारे कंट्रीज के जो इमिग्रेंट्स थे उन लोगों ने बेसिकली अपना जो जमीन था वो लोग खो बैठे थे टू बिग फार्मर्स। बिग फार्मर्स ने उनकी जमीन को ले लिया था, इसीलिए अपना खुद का जमीन, अपना खुद का खेत पाने की तलाश में वो लोग अमेरिका चले जाते हैं। ये थे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि क्यों यूरोपियंस अपने देश को छोड़कर नॉर्थ अमेरिका सेटल हो रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। विद दिस हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 14। How did slavery abolished in North America? यानी कि नॉर्थ अमेरिका में स्लेवरी को कैसे अबलाइज किया जाता है, स्लेवरी कैसे खत्म होता है? The answer is the northern state of USA, where the economy did not depend on plantation, argued for ending slavery, which they condemned as an inhuman practice। यानी कि अगर आप यूएसए के नॉर्थन स्टेट में देखेंगे, देन वहाँ का जो इकोनॉमी था, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था था, वो बेसिकली प्लांटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। यूएसए के नॉर्थन स्टेट ने ये आर्ग्यू किया कि हमें नॉर्थ अमेरिका में स्लेवरी को एंड कर देना चाहिए, स्लेवरी को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है। स्लेवरी एक बहुत ही क्रूएल, एक बहुत ही कठोर प्रैक्टिस है। In 861 and in 865, there was a war between the state that wanted to retain slavery and those supporting abolition। यानी कि 861 and 65 के दौरान एक वार होता है, एक युद्ध होता है दो स्टेट्स के बीच में। यानी कि वे स्टेट जो कि चाहते थे कि स्लेवरी को रिटेन किया जाए, यानी कि स्लेवरी को कंटिन्यू किया जाए, एंड वो स्टेट जो चाहते थे कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाए, जो सपोर्ट करते थे कि स्लेवरी को एंड किया जाए। दोनों स्टेट्स के बिटवीन में एक वार होता है, एक युद्ध होता है इस टाइम पीरियड के दौरान। द लेटर ऑन एंड थर्ड स्लेवरी वाज एबोलाइज्ड। यानी कि जो स्टेट सपोर्ट कर रहा था कि स्लेवरी को एंड करना चाहिए, वो स्टेट जीत जाते हैं, एंड विद दिस स्लेवरी एबोलाइज कर दिया जाता है, स्लेवरी खत्म कर दिया जाता है। विद दिस क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो फिनिश।
Now let's move to our next question, which is question number 15. What was the problem with the Canadian government unsolved for a long time? यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम था जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक अनसॉल्व रहता है, बहुत ही लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. Autonomous political status was demanded by the French settlers in Canada. So कनाडा में जो फ्रेंच सेटलर्स रहते थे उन लोगों ने ऑटोनोमियस पॉलिटिकल स्टेटस डिमांड किया, यानी कि उन्हें सेल्फ गवर्निंग पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए, उन्हें स्वतंत्र पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए. सो ये डिमांड उन्होंने किया कनाडा में. And raised their dissatisfaction through movements and procession. यानी कि उन्होंने अपना dissatisfaction को किस तरह से प्रकट किया. मेनली उन्होंने मूवमेंट्स करके यानी कि आंदोलन करके और जुलूस निकाल के अपने dissatisfaction को रेज किया, अपने dissatisfaction को प्रकट किया. In 1867, Canada was made a confederation of autonomous state and only then the problem could be solved. यानी कि 1867 में कनाडा को एक कॉन्फेडरेशन ऑटोनॉमस स्टेट बना दिया जाता है एंड उसी के बाद से ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 15 क्वेश्चन फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल. सो जैसे कि हर एक क्वेश्चन एंड आंसर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको अगर क्वेश्चंस पसंद आए, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे. सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड थैंक्स for watching my video.